Dear students, now we are going to study electrostatic series. Electrostatic series is given by Faraday. In this series, we see vertically glass, flannel, wool, silk, hard metal, hard rubber, wax, resin, sulfur. तो इलेक्ट्रोस्टैटिक सीरीज यानी स्थिर वैद्युत श्रेणी फैराडे द्वारा बताई गई। उन्होंने बताया सबसे ऊपर ग्लास रहेगा, इसके नीचे फ्लैनेल, वूल है, सिल्क है, हार्ड मेटल है, रबर है, वैक्स है, रेजिन है, सल्फर है। अब इसमें इन्होंने बताया यदि हम ग्लास रॉड को सिल्क रॉड के कपड़े से रब करेंगे, यानी ऊपर के किसी को उसके जस्ट या किसी भी नीचे वाले से रब करेंगे तो ऊपर वाले पर पॉजिटिव चार्ज और नीचे वाले पर निगेटिव चार्ज। जैसे ग्लास को सिल्क से रब करेंगे तो ग्लास पर पॉजिटिव और सिल्क पर निगेटिव। तो यहाँ अगर हम हार्ड रबर यानी प्लास्टिक को जब हम सिल्क से रब करेंगे तो प्लास्टिक पर माइनस और सिल्क पर प्लस, यानी इस सीरीज में जो भी ऊपर रहेगा जब हम रब करेंगे तो ऊपर वाले पर प्लस और नीचे वाले पर माइनस चार्ज डेवलप होगा। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक सीरीज किस बेस पर बनाई गई? हमने उस दिन बताया था कि जब हम एक सरफेस को दूसरे सरफेस पर रखते हैं तो ये इस तरीके से सरफेस के बीच में माइक्रोस्कोपिक गड्ढे होते हैं। इन गड्ढों के बीच में ये स्पॉट्स होते हैं, इन स्पॉट्स के बीच में ऐसे फंस जाता है। जब हम इसको खींचते हैं रब करने के लिए तो या तो इसका ये टूट कर इस पर आएगा या इसका ये टूट कर इस पर आएगा, यानी रब करने पर या तो इसका कुछ इससे जुड़ जाता है या तो इसका कुछ इससे जुड़ जाता है। अब ये डिपेंड करता है किस पर? ये डिपेंड करता है आउटर ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉनों के और न्यूक्लियस के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है इस पर डिपेंड करता है। ज़्यादा स्ट्रांग फोर्स है यानी इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स से स्ट्रांगली टाइटली बाउंड हुआ है तो वो जल्दी नहीं टूटेगा, जिसका हल्का होगा वही टूटेगा। अब यहाँ पर बात आती है कि ये कैसे चेक किया गया। अब हम इसको इससे रब करेंगे तो अगर इसका टूट कर इससे जुड़ रहा है तो इसका मास रिड्यूस होगा, मास कम होगा, डिक्रीज होगा, इसका मास बढ़ेगा। उसी तरीके से इसको इसके साथ वैक्स करेंगे, रब करेंगे तो इसका मास कम होगा, इसका मास बढ़ेगा। इसके आधार पर बनाए ये इलेक्ट्रोस्टैटिक सीरीज इसी आधार पर बनाई गई कि जब हम रब करते हैं तो एक सरफेस से दूसरे सरफेस पर कुछ चला जाता है और जब तक इलेक्ट्रॉन थ्योरी नहीं आएगी इसी के आधार पर ये समझा गया। जब इलेक्ट्रॉन थ्योरी आई तो इलेक्ट्रॉन थ्योरी में बताया गया कि एटॉम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ द मटेरियल। मटेरियल का सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है एटॉम। एटॉम हैड गॉट टू टाइप्स ऑफ पार्ट या टू टाइप्स ऑफ पार्टिकल, वन न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के पास प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है, एंड अदर इज इलेक्ट्रॉन विच इज रोटेटिंग इन द ऑर्बिट। वो न्यूक्लियस की चारों ओर विभिन्न कक्षाओं में चक्कर लगाता रहता है ऑर्बिट में। ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के बाहर ये ऑर्बिट दिखाई गई है, इसमें घूमते हुए इलेक्ट्रॉन दिखाए गए हैं। ये मुख्य इलेक्ट्रॉन थ्योरी के आधार पर इतनी ही बातें बताई गई कि न्यूक्लियस होता है और इसके बाहर कक्षाओं में घूमते हुए इलेक्ट्रॉन। तो अब इसके आधार पर क्या बताया गया? पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस आर इक्वल, सो नेट चार्ज विल बी जीरो ऑफ एन एटॉम, ऑफ एन एटॉम। इस एटॉम पर जितने पॉजिटिव चार्ज होंगे उतने ही नेगेटिव चार्ज होंगे। सो नेट चार्ज ऑफ दिस एटॉम विल बी इक्वल टू जीरो। पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस ये प्रोटॉन के लिए और आउटर ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन के लिए नेगेटिव। आवर यूनिवर्स इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। हमारा ब्रह्मांड वैद्युत उदासीन है। हम एक ऑब्जेक्ट चाहे जिसकी बात करें, ये मटेरियल है, ये बहुत सारे
मॉलिक्यूल्स से मिलकर बना है। मॉलिक्यूल्स किससे मिलकर बने होते हैं? एटॉम से मिलकर बने होते हैं। और एटॉम किससे मिलकर बने होते हैं? एटॉम के लिए मुख्यतः न्यूक्लियस है और इसके आउटर ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन है। अब न्यूक्लियस में प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन है और इसके आउटर ऑर्बिट में जो चक्कर लगा रहे हैं इलेक्ट्रॉन। अब न्यूट्रॉन की बात करें तो ये न्यूट्रल होता है, इलेक्ट्रॉन पर निगेटिव चार्ज होता है और प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज होता है। तो जितनी संख्या में प्रोटॉन होते हैं न्यूक्लियस के भीतर उतनी संख्या में आउटर ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। इस प्रकार से जो एटॉम होता है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। अगर हम इस ऑब्जेक्ट की बात करें तो ये ऑब्जेक्ट इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। अभी इस पर नेट चार्ज हम बोलेंगे जीरो है। नेट चार्ज जीरो मीन्स नंबर ऑफ प्रोटॉन विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसी तरीके से हमारा जो यूनिवर्स है, ब्रह्मांड है, ब्रह्मांड में किसी भी ऑब्जेक्ट की हम जब बात करेंगे तो वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, यानी पूरा ब्रह्मांड इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। चार्ज जो कंजर्वेशन रूल है इसके अकॉर्डिंग ना तो हम चार्ज क्रिएट कर सकते हैं ना डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? एक ऑब्जेक्ट से यानी एक मटेरियल से दूसरे मटेरियल पर इनका आना जाना हो सकता है, लेकिन नेट चार्ज विल बी इक्वल टू जीरो। जितनी संख्या में पूरे ब्रह्मांड में प्रोटॉन है उतने ही इलेक्ट्रॉन हैं, केवल इनका आना जाना यानी आदान प्रदान होता है। तो जब हम रब करते हैं तो कौन सा पार्टिकल यानी जो चार्ज पार्टिकल है ये रिस्पॉन्सिबल होता है, आगे कड़ी में देख रहे हैं। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन डेवलप पॉजिटिव चार्ज एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन डेवलप नेगेटिव चार्ज। अब हम इस ऑब्जेक्ट को अगर हम ये मान लीजिए प्लास्टिक है या हम इसको ग्लास मान लेंगे, ग्लास रॉड हम इसके लिए ये ले लेते हैं। ये ग्लास रॉड है, ग्लास रॉड या प्लास्टिक रॉड। अब हम इसको सिल्क पर रब करेंगे। तो रब करेंगे तो या तो ये इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा या इससे इलेक्ट्रॉन टूट कर इस पर जाए, चिपकेंगे। तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, अगर इससे इलेक्ट्रॉन निकल रहा है तो इस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, जिस पर जाके जुड़ रहा है उस पर निगेटिव चार्ज आएगा। अब हम इसको रब कर रहे हैं, रब करने के बाद ये निगेटिव चार्ज वाला हो जा रहा है, यानी जब तक हमने रब नहीं किया था तब तक इसका नेट चार्ज जीरो था। जब हमने रब किया तो इस पर आ गया निगेटिव चार्ज। तो इसका मतलब ये है कि इसने इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया। किससे? हम इस पर रब कर रहे हैं, इसका इलेक्ट्रॉन टूटा, इससे जाकर लगा। अगर यही निगेटिव ना होकर पॉजिटिव रहता तो इसके पहले हमने बताया इससे इलेक्ट्रॉन निकला और इस पर गया रब करने के दौरान। अब रब करने पर इसके अंदर कौन सी प्रॉपर्टी आ गई? ये चार्ज हो गया, इलेक्ट्रिकली चार्ज हो गया। अब इसका नेट चार्ज जीरो नहीं है। तो नेट चार्ज जीरो रहने का मतलब सीधा सा हमारा है नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज। इलेक्ट्रॉन थ्योरी के अकॉर्डिंग नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन। अब हमारा अगला है व्हेन ए बॉडी पॉजिटिवली और नेगेटिवली चार्ज ओनली इलेक्ट्रॉन इज रिस्पॉन्सिबल टू इलेक्ट्रिफिकेशन। चाहे एक ऑब्जेक्ट या एक बॉडी, एक पिंड धनावेशित हो या ऋणावेशित हो, उसके लिए केवल और केवल रिस्पॉन्सिबल होता है इलेक्ट्रॉन। क्यों इलेक्ट्रॉन रिस्पॉन्सिबल होता है? हम अगर मटेरियल की बात करें तो मटेरियल एटॉम से मिलकर बना है। एटॉम घूमते हुए इलेक्ट्रॉन कहाँ घूम रहे हैं? आउटर ऑर्बिट में। और न्यूक्लियस कहाँ है? सेंटर में। न्यूक्लियस में पॉजिटिव चार्ज है यानी प्रोटॉन, प्रोटॉन और बाहर इलेक्ट्रॉन। तो जब हम रब करेंगे एक ऑब्जेक्ट को दूसरे ऑब्जेक्ट के सरफेस पर रब करके, तो यानी एक मटेरियल को दूसरे मटेरियल के सरफेस पर रख करके,
तो रगड़ के दौरान कौन सा आएगा? इलेक्ट्रॉन ही आएगा। इलेक्ट्रॉन। अब इलेक्ट्रॉन के लिए हमारा जो नॉलेज है, हम अपने नॉलेज को जोड़ कर देखें तो यहाँ अगर आउटर ऑर्बिट में ये इलेक्ट्रॉन है, यहाँ न्यूक्लियस है, इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज है, इस पर पॉजिटिव चार्ज है, इसके बीच कुछ ना कुछ डिस्टेंस बन रही है, तो इसके बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा। ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहलाता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा, अट्रैक्शन का डिस्टेंस ज़्यादा बन रही है तो फोर्स कम लगेगा, यानी यहाँ का इलेक्ट्रॉन इस न्यूक्लियस द्वारा टाइटली बाउंड नहीं है। इसकी अपेक्षा ये वाला कम दूरी में है, फोर्स ज़्यादा लगेगा। हमने न्यूटन के अकॉर्डिंग कूलॉम के अकॉर्डिंग जो फार्मूला पढ़ा है, इक्वल टू कांस्टेंट इनटू मल्टीप्लिकेशन ऑफ बोथ चार्जेस अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर। तो वहाँ पर अगर हम कांस्टेंट चार्जेस को रख दें तो F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r²। इट मीन्स F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r², यानी डिस्टेंस बढ़ेगी फोर्स घटेगा, डिस्टेंस कम होगी फोर्स बढ़ेगी। इस न्यूक्लियस से इस इलेक्ट्रॉन की डिस्टेंस ज़्यादा है, लेकिन इस इलेक्ट्रॉन की डिस्टेंस कम, इसका इस पर फोर्स कम होगा इसकी तुलना में, इसकी और इसकी तुलना में। तो सबसे बाहर के जो हैं इलेक्ट्रॉन, वो इलेक्ट्रिफिकेशन की जो घटना होगी, और ये कैसे होती है जब हम रब करते हैं, रगड़ते हैं, तो यही रिस्पॉन्सिबल होगा, टूट कर यही जाएगा। पहली चीज हो गया। दूसरी चीज, इलेक्ट्रॉन का मास हम जानते हैं 9.1 × 10⁻³ kg होता है, जबकि प्रोटॉन का मास 1.67 × 10⁻27 kg होता है। तो दोनों के मास में फर्क कितना है? इलेक्ट्रॉन का मास कम है, इलेक्ट्रॉन एक लाइट वेट का पार्टिकल है, जबकि प्रोटॉन एक हैवी वेट का पार्टिकल है। यानी सबसे पहली चीज तो ये सेंटर में है, प्रोटॉन को निकालना मुश्किल है। दूसरी चीज, प्रोटॉन हैवी भी है, इलेक्ट्रॉन लाइट वेट का है। इलेक्ट्रॉन सामान्य रगड़ की में जब हम एक ऑब्जेक्ट को दूसरे ऑब्जेक्ट के सरफेस पर रब करते हैं रख करके, तो सबसे पहले कांटेक्ट में कौन आता है? इलेक्ट्रॉन आता है। दूसरी चीज, इलेक्ट्रॉन हल्का भी है और प्रोटॉन भारी है। तो जो इलेक्ट्रिफिकेशन की ये फेनोमेना है, इसमें केवल और केवल रिस्पॉन्सिबल होता है इलेक्ट्रॉन। तो व्हेन a body is positively or negatively charged, only electron is responsible to electrification because proton is very heavy compared to electron. प्रोटॉन जो है इलेक्ट्रॉन जो है प्रोटॉन की तुलना में हल्का होता है, या प्रोटॉन जो है वो इलेक्ट्रॉन की तुलना में भारी होता है। इसलिए इलेक्ट्रिफिकेशन की घटना में जो है इलेक्ट्रॉन ही रिस्पॉन्सिबल है। इलेक्ट्रॉन थ्योरी के आधार पर ये हमारे कुछ स्मरणीय बिंदु थे। अब इसके बाद और 2-3 बातें हैं, हम उसको नोट कर लेते हैं। अभी तक इसके पहले ये वीडियो हमने YouTube पर नहीं अपलोड किया था, इसलिए हमारा प्रयास है जो हम आगे हमारा सिलेबस चल रहा है उसमें तो हम चलते ही रहेंगे। धीरे धीरे पीछे जहाँ तक हमने वीडियो अपलोड नहीं किया हुआ है उस वीडियो को हम धीरे धीरे अपलोड कर देंगे, तो हमारे स्टूडेंट्स जो भी हैं वो उनको समस्या नहीं होगी। एक बात आपसे कहनी थी कि आप वीडियो देखते हैं, अपनी प्रतिक्रिया भी देते हैं, लेकिन आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें और अपने अन्य दूसरों के पास शेयर भी करें, जिससे हमारा हौसला बढ़ेगा। और वीडियो से संबंधित यदि कोई त्रुटि होती है, आपको समस्या होती है, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपनी बात कहें और बेल आइकॉन भी दबाएं। तो हम आगे के पॉइंट्स जो हैं उसको नोट कर लेते हैं।
2 पॉइंट और हैं। इफ ए बॉडी बिकम्स नेगेटिवली चार्ज इट्स मास इंक्रीजेस। जब एक बॉडी पर निगेटिव चार्ज आता है तो उसका मास इंक्रीज कर जाएगा। निगेटिव चार्ज मीन्स उससे इलेक्ट्रॉन आकर जुड़े हैं तो इलेक्ट्रॉन अपना मास भी लेकर आएंगे, क्योंकि ये भी एक मटेरियल पार्टिकल है तो इसके पास मास होगा, वो अपने मास के साथ आएगा। तो जिस भी ऑब्जेक्ट पर या बॉडी पर इलेक्ट्रॉन आएगा उस बॉडी का मास इंक्रीज कर जाएगा। दूसरा, इफ बॉडी बिकम्स पॉजिटिवली चार्ज इट्स मास डिक्रीज। जब एक ऑब्जेक्ट जो कि धनावेशित होगा तो उसका मास कम हो जाएगा। क्यों कम हो जाएगा? जब एक ऑब्जेक्ट जिस पर पॉजिटिव चार्ज आता है उससे इलेक्ट्रॉन निकलता है, यानी इलेक्ट्रॉन ऑब्जेक्ट से इलेक्ट्रॉन निकलने पर ही उस पर पॉजिटिव चार्ज आया है, तो इलेक्ट्रॉन गया है तो अपना मास भी लेकर गया है, इसलिए जिससे इलेक्ट्रॉन निकला है उस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा और उसका मास भी रिड्यूस हो जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा। ये विभिन्न पॉइंट्स थे। अब यहाँ पर एक चीज़ और है, अभी हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक सीरीज में देखा तो उस सीरीज में मेटल भी है। अब हम मेटल का प्रयोग करेंगे यानी इलेक्ट्रिफिकेशन के लिए, तो क्या वो चार्ज होगा कि नहीं चार्ज होगा। तो जब हम मेटल की बात करते हैं तो मेटल को जब भी हम रब करेंगे तो ये प्रश्न उठता है कि वो चार्ज होगा कि नहीं चार्ज होगा। तो मेटल को रब करेंगे तो वो चार्ज होगा, यानी वो प्रॉपर्टी आएगी, लेकिन वो चार्ज होगा। मेटल एक प्रकार का कंडक्टर है। कंडक्टर में चार्जेज इजी गोइंग वे में एक स्थान से दूसरे स्थान तक मूव कर पाते हैं। यहाँ से हम रब करेंगे, रबिंग के दौरान यहाँ जो भी चार्ज डेवलप होगा यानी वो करेक्टरिस्टिक डेवलप होगी वो मूव कर जाएगी, मूव करके हमारे हाथ द्वारा ग्राउंड में चली जाएगी। यानी ह्यूमन बॉडी भी एक कंडक्टर होता है। तो अगर आपसे ये कोई पूछे कि क्या हम मेटल लेकर रब करेंगे सिर पर या उसके नीचे जो भी है तो वो इलेक्ट्रिकली चार्ज होगा कि नहीं, तो आपका उत्तर होना चाहिए वो इलेक्ट्रिकली चार्ज होगा, बट उसका इफेक्ट दिखेगा इसलिए नहीं, वो कागज़ के छोटे छोटे टुकड़ों को इसलिए नहीं खींचेगा क्योंकि मेटल जो है एक प्रकार का कंडक्टर है। जब भी हम उसको रब करेंगे तो वो चार्ज होगा, लेकिन चार्जेज मूव कर जाएंगे, चार्जेज मूव करके हमारे बॉडी से होते हुए ग्राउंड में चले जाएंगे, तो उसका इफेक्ट नहीं दिखाई देगा। तो हमेशा ध्यान रहे, मेटल लेंगे तो वो चार्ज होगा लेकिन उसका इफेक्ट नहीं दिखाई देगा। तो नेक्स्ट वीडियो में जो पीछे का है हम क्लासिफिकेशन ऑफ मटेरियल्स पढ़ेंगे, तो उसमें पढ़ेंगे कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर जो है एक ब्रॉड सिलेबस है, पूरा चैप्टर ही है हमारे सिलेबस में, आगे उसको देखा जाएगा। तो तब तक के लिए धन्यवाद।